स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम बार बार कहते हैं, अपनी हर वीडियो में कहते आ रहे हैं कि जो द लर्निंग पॉइंट आपके लिए कोचिंग एंड होम ट्यूशन ला रही है। जो बच्चे क्लास 12th में, अगर उन बच्चों की स्ट्रीम आर्ट्स है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और द लर्निंग पॉइंट से होम ट्यूशन एंड कोचिंग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे कारण दोस्तों हम भी अपने कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे आपके पढ़ाई आपके नॉलेज से रिलेटेड, तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कच्चा चिट्ठा पार्ट 3 अंतरा का है। दोस्तों मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट पे जाकर उसको पार्ट को देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं, और अपने जो लॉकडाउन में जो आपके जो बोर्ड के पेपर जो लॉकडाउन के बाद होंगे उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं हिंदी के। तो चलिए दोस्तों पार्ट 3 शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट 3 को दोस्तों मैंने भी इसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि पार्ट में पढ़ते तो आसान रहता है और चैप्टर भी काफ़ी जल्दी समझ आता है और वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट रहती है, उसमें सारी डिटेल होती है ना, वो भी हमारी क्लियर हो जाती है अगर हम पार्ट में पढ़े चैप्टर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे पसोवा की प्रसिद्धि। अभी आप ये समझ नहीं पा रहे पसोवा है क्या, लेकिन जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी पसोवा की प्रसिद्धि क्यों है। सन 1963 में लेखक कौशाम्बी गया था। जो हमारे लेखक जी थे वो कहाँ गए थे? कौशाम्बी गए थे। वहाँ से काम समाप्त करके वो पसोवा चले आए। जब वहाँ कौशाम्बी में जो उनका काम था वो ख़त्म हो गया, फिर वो कहाँ चले आए दोस्तों? पसोवा में चले गए। पसोवा में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ थे। जो जैन होते हैं ना, जैन बुद्धिज्म, वहाँ पर एक तीर्थ करते पसोवा में, मतलब बहुत सारे एक तीर्थ करते, एक प्रसिद्ध तीर्थ करते हैं, और पसोवा में बहुत होते ही हैं वैसे। प्राचीन काल में वहाँ हर वर्ष जाने का मेला लगता था, मतलब जैन तीर्थकर जो होते थे वहाँ पर जाने का मेला लगता था जैन तीर्थकरों का। वहाँ पर लोग भी आते थे बड़े सारे। लेखक संग्रहालय के लिए पुरातत्व महत्व सामग्री की खोज में लगा रहता था। लेखक कहता था कि वह कहीं भी जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है। दोस्तों एक पसोवा एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर जैन मत के मानने वाले लोग रहते हैं, मतलब बुद्धिज़्म के जो पीपल हैं वो ज़्यादातर पसोवा में रहते हैं। तो लेखक होता है, लेखक का एक संग्रहालय होता है जहाँ पर वो बड़ी सारी मूर्तियाँ रखता है। तो लेखक हर बात ये कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता हूँ, मतलब लेखक जहाँ भी जाता है तो वहाँ से कोई मूर्ति, प्राचीन मूर्ति उठा लाता है। तो लेखक जब पसोवा जाता है, जब वो उसे पता चलता है कि यहाँ जैन के बड़े बड़े तीर्थघर हैं, तो सोचता है कि यार यहाँ भी काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ होंगी, काफ़ी अच्छे ये सब होंगे, क्योंकि ये तीर्थघर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पसोवा में उसे काफ़ी अच्छी मिट्टी की मूर्ति, सिक्के मन प्राप्त हुए। इसके पता चलता है कि लेखक काफ़ी परिश्रम था। जब दोस्तों पसोवा में जब लेखक ने खुदाई की तो लेखक को क्या मिला? काफ़ी अच्छी वहाँ की मिट्टी मिली, जो कि वो अपने पैकेट में इकट्ठे कर लेते। मूर्तियाँ भी मिली, सिक्के भी मिले, और मन में के प्राप्त तो भी सब दोस्तों प्राप्त कर लिया। तो इससे पता चलता है कि लेखक दोस्तों बड़ा परिश्रमी था अपने काम के लिए, अपने हुनर के लिए, कि मतलब उसका हुनर था कि वो जहाँ भी जाएगा तो अपने संग्रहालय के लिए कोई वस्तु लेके आ जाएगा। उसको पसोवा का थोड़ा ही से था, बुक में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखा था, तो मैंने आपको सोचा थोड़े में कुछ शॉर्ट एंड स्वीट सा कुछ अच्छा सा समझा दो, उसके कारण आपको अच्छा सा समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक क्या है हमारा? दोस्तों अगला टॉपिक है चंद्रयान व्रत करती हुई बिल्ली। चंद्रयान व्रत करती हुई बिल्ली के सामने अगर एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। लेखक ये वाक्य मनुष्य की लालची प्रवृत्ति के लिए कहा है। व्यक्ति किसी की सुंदर वस्तु को देखकर उसे पाने के लिए लालच होता है। जिससे दोस्तों चंद्रभाण व्रत बिल्ली के क्या होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बता दूँ, ये चंद्रभाण व्रत बिल्ली आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। दोस्तों चंद्रभान व्रत बिल्ली होती है, अगर कोई बिल्ली चूहे को पकड़ ली तो उसका क्या धर्म बनेगा, क्या निश्चय बनेगा कि वो चूहे को खा ले। क्योंकि आपने सुना होगा बिल्ली चूहे की लड़ाई हुई तो कौन जीतता है? बिल्ली जीतती है। तो बिल्ली का क्या धर्म बनता है? चूहे को खा ले। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई मनुष्य किसी चीज़ में अपना दिल लगा ले और लालच हो जाए उस चीज़ को उसे पाने की, तो पा लेता है चाहे जो भी दरार आ जाए। तो लेखक ये कहता है अगर किसी मनुष्य के सामने कोई सुंदर वस्तु आ जाए तो उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे कि बिल्ली के सामने चूहा आ जाता है तो बिल्ली को क्या लालच आ जाता है भूख की। तो वैसे ही क्या मनुष्य के सामने अगर कोई सुंदर चीज़ आ जाए तो मनुष्य को क्या लालच आ जाता है।
लेखक जब कौशाम्बी से लौट रहा था तो उसे रास्ते में लगभग 20 सेर वजन की एक शिव की एक चतुर्भुज मूर्ति पेड़ के नीचे दिखाई दी। जब लेखक जब कौशाम्बी पे गया, फिर वहाँ से जब लौट रहा था, जब लेखक को एक 20 सेर वजन, मतलब 20 सेर की वजन एक शिव की चतुर्भुज मतलब 4 मुख वाली शंकर भगवान की मूर्ति दिखाई दी, जो कि पेड़ के नीचे रखी हुई थी। लेखक के मन में उसे उठाने के लिए लालच आ गया। अब लेखक का क्या काम था? वही पुरातत्व था। जहाँ भी जाता था खाली हाथ नहीं आता था, क्योंकि वो पुरातत्व में काम करता था और वो वहाँ से कहीं से भी जाता था मूर्तियाँ उठा लाता था। तो लेखक के मन में लालच आ गया, जो लेखक था उसके मन में लालच आ गया और वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसने चतुर्भुज मुख की मूर्ति उठा ली और नगर पालिका के संग्रहालय में रखवा दी, जिसके कारण उसके अपने घर पे अपने वो पुरातत्व संग्रहालय में आ जाए। अब दोस्तों लेखक एक डिफाइन कहते हैं, लेखक कहते हैं अपना सोना खोटा तो परखने वालों का क्या दोष। दोस्तों इसका मैं बताऊंगा कि लेखक क्यों कहते हैं। अभी आप ये सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अपना सोना खोटा तो परखने वालों क्या दोष। लेखक एक कहावत कहते हैं। चलिए दोस्तों क्या कहावत है। कुछ समय बाद गांव में पता चलता है कि चतुर्भुज शिव की मूर्ति गायब हो गई, वो अपने स्थान पर नहीं है। अब लेखक जहाँ से मूर्ति जो चुराते हैं शिव भगवान की, मतलब मतलब 4 मुख वाली जो मूर्ति चुराते हैं, तो गांव वालों को पता चल जाता है यार यहाँ जो हमने पेड़ के नीचे जो मूर्ति रखी हुई थी वो क्या हो गई है, वो गायब हो गई है। वो मतलब क्या, वो गायब हो गई है। तो उनका सीधा शक कहाँ जाता है? लेखक के ऊपर जाता है, क्योंकि गांव वालों को पता होता है कि ये सब काम कौन करता है। 2 मिनट। गांव वालों को पता होता है कि ये सब काम कौन करता है, ये सब काम लेखक ही करता है। क्योंकि गांव वालों को पता था कि जो लेखक है वो कहीं भी जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है, वो मूर्ति उठा लाता है। तो गांव वालों का सीधा शक लेखक पर जा गया। जो गांव वालों का सीधा शक दोस्तों लेखक पर गया, क्योंकि वो मूर्तियाँ उठाने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। वो पूरे क्षेत्र में पता था कि अगर कहीं से कुछ मूर्ति गायब होती है तो समझ लो लेखक ने की है वो मूर्ति गायब। लेखक एक कहावत सुनता है, जो अपना सोना ही खोटे तो रखने वालों का क्या दोष। तो चलिए आगे आते हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि जब अपना ही सोना खोटा, जब अपने ही लोग मेरे को कह रहे हैं कि मैंने चुराई मूर्ति है, हाँ चलो मैंने चुराई है मूर्ति तुम्हारे उसके लिए कि ये जो मूर्ति फेंक ही रहती है इसका कुछ उपयोग करके मैं संग्रहालय पर रखूँ, ताकि जो हमारा पुरातत्व भारत है वो भी कुछ अच्छा हो। तो लेकिन इसी बात में कहावत कहता है कि अपना सोना खोटा तो परखने वालों का क्या दोष। यहीं से दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि अपना सोना खोटा तो परखने वालों को क्या दोष। इसका एग्जाम्पल के तौर पर लेखक जब मूर्ति चुराता है, फिर गांव वालों को पता चल जाता है कि वहाँ से मूर्ति गायब है, फिर गांव वालों क्या सीधा शक कहाँ पर करते हैं? लेखक पर करते हैं। तो लेखक ये बात कहता है, जब अपने ही लोग कहें उसकी तुम पूजा नहीं कर रहे, उसको ऐसे पेड़ के नीचे पड़े रहने दे रहे हो, और जब मैंने उसको उठा ली अपने पुरातत्व विभाग में रख दी, जिसके कारण हमारा पुरातत्व जो भारत है काफ़ी अच्छा आ जाए। तो लेखक इसी बात पे कहावत कहते हैं कि जब अपना सोना खोटा तो परखने वालों का क्या दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौशाम्बी मंडल से कोई भी मूर्ति गायब होने पर सीधा शक 90% से लोगों का सच कहाँ जाता था दोस्तों? शक सीधा कहा जाता था लेखक पर जाता था। दोस्तों फिर एक बार यहाँ से दोस्तों ये ख़त्म होता है कि अपना सोना खोटा तो परखने वालों क्या दोष। एक बार लेखक को कौशाम्बी में एक खेत में बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति जिसका सर नहीं था। अब दोस्तों बोधिसत्व आप जानते होंगे कौन, जो वो बुद्धिस्ट जो हमारे भगवान हैं, बुद्धिज़्म, ये जितने भी हैं ये क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध मतलब बुद्धिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? बुद्ध, जो बुद्ध भगवान है उनकी मूर्ति मिलती है। जब उनकी एक 8 फीट की, दोस्तों उनकी कितनी फीट की? 8 फीट की लंबी मूर्ति मिलती है जिसका सर नहीं था। मतलब जो ऊपर का जो नीचे का जो ढांचा था वो था, लेकिन जो ऊपर का ढांचा था वो नहीं था। और वह लेखक को दिखाई दी, और मतलब वो लेखक को दिखाई दी क्योंकि लेखक पुरातत्व विभाग में काम करता था, और लेखक अपनी आंखें चारों ओर इर्द गिर्द रखता है, कहीं मेरे को मूर्ति दिख जाए तो मैं वहाँ से ले लूँ और अपने पुरातत्व विभाग में रख दूँ।
वह मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर से बनी हुई थी। और दोस्तों वो जो मूर्ति थी मथुरा के लाल पत्थर से बनी हुई थी। लेखक जब उसे 5-6 लोगों के साथ मूर्ति को उठाने लगता है, जो लेखक होता है दोस्तों जब उस मूर्ति को उठाने लगता है 5-6 लोगों के साथ, तो उसे एक बुढ़िया रोक लेती है। तो उसे क्या करती है दोस्तों, एक जो बुढ़िया होती है रोक लेती है। लेकिन दोस्तों लेखक क्या काम करता है, उस बुढ़िया को 2 रुपये देता है और मूर्ति वहाँ से ले जाता है। इससे पता चलता है दोस्तों लेखक कहीं भी जाता था तो वापसी नहीं आता था। इस कहानी का मेन मुद्दा यहीं से है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ्रांसीसी व्यक्ति और संग्रहालय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी व्यक्ति और संग्रहालय। एक बार एक फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय गया। मतलब जो फ्रांसीसी व्यक्ति, जो बाहर से जो पीपल आए, वो लेखक के कहाँ गया दोस्तों, संग्रहालय गया। बातों ही बातों में पता चल गया कि पुरातत्व वस्तु एक व्यापारी है। मतलब जब फ्रांसीसी व्यक्ति लेखक से बात कर रहा था तो लेखक को पता चल गया हाँ ये भी एक व्यापारी है जो पुरातत्व का व्यापार करता है। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई उसे नाटक करके जाए, कुछ उल्टे सीधे कपड़े पहन के जाए, उसके सामने बात करिए हाँ मैं बहुत गरीब हूँ, और अपने मतलब बातों बातों में पता चल गया कि हाँ ये एक पुरातत्व है। इस संदर्भ पर लेखक कहते हैं कि कौवा और कोयल के रंग एक जैसे ही होते हैं परंतु बोली दोनों में अंतर आ जाती है। मतलब दोस्तों लेखक कितने अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं कि लेखक जी कहते हैं कौवा और कोयल होती है, दोनों का रंग एक जैसे होता है पर उनकी बोली जो होती है, कोयल क्या मधुर करती है, कौवा क्या कहाँ करता रहता है, मतलब बेसुरी आवाज़ निकालता है, लेकिन कलर एक जैसा होता है लेकिन अंतर समझ में आ जाता है, उनकी अंतर की स्पष्ट कर देता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है। तो दोस्तों ये कहते हैं कि लेखक जी कि अगर कोई लेखक जी इसी के ऊपर फ्रांसीसी व्यक्ति के ऊपर यही वो एग्जाम्पल थोपते हैं, कहावत थोपते हैं कि कौवा और कोयल रंग एक जैसा होता है पर दोनों की बोली अलग होती है। इसी प्रकार जब फ्रांसीसी संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तु के बारे में कहता है तो लेखक को लग जाता है कि व्यापारी है। मतलब जब फ्रांसीसी व्यक्ति ये लेखक की जो वो मूर्तियाँ थी इनके बारे में कहता है कि ये कितने कितने, तो लेखक को लग जाता है हाँ ये व्यापारी है, ये मेरी मूर्तियों को खरीदने आता है। लेकिन लेखक जो हमारे थे वो उस मूर्तियों को नहीं देते हैं, उस मूर्ति को नहीं देते हैं और कह देते हैं कि आप हम मूर्ति दे सकते हैं, आप यहाँ से कोई मूर्ति नहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ से चैप्टर एंड होता है। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि लेखक कहीं भी जाएं तो खाली हाथ नहीं लौटते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है दोस्तों कि लेखक खाली हाथ क्यों नहीं लौटते। दोस्तों आपको पूरी स्टोरी, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से सुना हो ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया कि लेखक कहीं भी जाते थे तो खाली हाथ क्यों नहीं लौटते थे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। लेखक ने ये वाक्य किस संदर्भ पर कहा। दोस्तों इसका मैंने दूसरे टॉपिक में आंसर बता रखा है। अगर दोस्तों इसका आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो के बीच में रोक के मैंने नंबर इसमें लिख रखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता हूँ, इस प्रकार से क्या तात्पर्य। लेखक को कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या कहलाया। जो लेखक था जो कौशाम्बी गया था तो वहाँ से अपने साथ लौटते क्या लेके आया, और लेखक कहता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो खाली हाथ पर ना लौटूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो ना मिल पाए। अगर आप बेल आइकन दबाते तो आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब के लिए तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, नमस्कार।